वेलकम बैक मेरे दोस्तों। आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा MMPC 003 बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर सॉल्व पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स में, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट MMPC 1 में से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, MMPC 2 में से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे पढ़ाए हुए। सो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट्स द रीजन हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, और हम MMPC 3 का भी वीडियो बना रहे हैं। होपफुली ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं। इफ दिस वीडियोस आर हेल्पिंग यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगेन। इट वॉन्ट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक सच वीडियोस इन फ्यूचर। आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है। ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है ताकि मैं वीडियो बना सकूँ आगे। तो फर्दर डिस्कस नहीं करते हैं, काम इस वीडियो को शॉर्ट रखना है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं एसेंस ही दूंगा आपको इस वीडियो का, आपको इंग्लिश तो खुद ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट आर द बेसिक प्रोपोजिशंस टू बी एग्जामिन्ड फॉर एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन। कैसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, तो पहला पढ़ लेते हैं। टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टिवली देयर आर सेवरल बेसिक प्रोपोजिशंस और फाउंडेशनल आइडियाज दैट नीड टू बी एग्जामिन्ड. These propositions help business understand the external and internal factors that influence their operations and decision making. समझ रहे हो क्या चीजें एक बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। कैसे एक बिजनेस एनवायरनमेंट किसी आंतरिक तरीकों से, इंटरनल से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे अफेक्ट होता है, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल वैल्यू, इनसे भी बिजनेस अफेक्ट होता है। उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। थोड़ी इमेजेस लगा दी है मैंने ताकि थोड़ा सा इंटरैक्टिव लगे आपको। बाकी इमेजेस आप इग्नोर भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो बस एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो पहला है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट इज डायनामिक। देखो एनवायरमेंट इज डायनामिक। कभी आपका एनवायरमेंट कैसा होता है, कभी बिजनेस फेवरेबल होता है जब आपका इकोनॉमी बूम कर रही होती है, तब आपने देखा होगा बहुत सारी इकोनॉमी, नए नए बिजनेस आइडिया, नए नए स्टार्टअप्स एंटर करते हैं मार्केट में। बट ऑन द अदर हैंड जब रिसेशन चल रहा होता है तब बहुत सारे बिजनेस अपने आपको थाम के रखते हैं क्योंकि मार्केट लो पे है। तो इस तरीके की चीजें, तो एनवायरमेंट हमेशा डायनामिक होता है। इट्स नॉट अ स्टैटिक, इट्स अ डायनामिक, यानी चलता हुआ है। तो द बिजनेस एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स चेंज ड्यू टू इकोनॉमिक शिफ्ट्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, मार्केट ट्रेंड्स एटसेट्रा। समझ में आ गया कि जब जब चीजें बदलती हैं तो मार्केट भी उसके अकॉर्डिंग बदलता है। आज पहले हर किसी के हाथ में एक घर में पीसी हुआ करता था, ठीक है, पीसी पे काम होता था, हर ऑफिस में पीसी पे काम होता था, PC2 या सब। आज सब लोग लैपटॉप्स कैरी कर रहे हैं, अपने घर पे भी काम कर लेते हैं। ये सब चीजें बदल गया ना, एनवायरमेंट, ट्रेंड बदल गया। तो एनवायरमेंट इज डायनामिक। सेकंड है एनवायरमेंट इज मल्टीफेसिटेड। तो कैसे मल्टीफेसिटेड बोले तो द बिजनेस एनवायरमेंट कंप्राइजेस वेरियस डायमेंशन। बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है एनवायरमेंट को। पहला तो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोलॉजिकल। इसको आप ना पेस्टल से याद कर सकते हो, पेस्टल, PESTEL, पेस्टल। बोले तो पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, फिर क्या हुआ, एस से आपका सोशल, टी से आपका टेक्नोलॉजिकल, अगेन ई से आपका इकोलॉजिकल, एल से आपका ना लीगल। पेस्टल बोलते हैं इसको, पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्टल चीजें जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। Each of these dimensions interact with the others, creating a complex web of influence that business must analyze comprehensively. आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल, अगर मान लीजिए किसी देश की गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को फेवर करती है, जैसे कि अमेरिका है, वो क्या है, वहाँ पूंजीवाद है। पूंजीवाद समझते हैं ना आप लोग, पूंजीवादी इकोनॉमी है वहाँ पर, यानी बोल तो बहुत बहुत बिजनेसेस को ज़्यादा ग्रो करने में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। वहाँ पे आप बिजनेस सेटअप करोगे तो वो आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देंगे रेदर देन सोशल। और हमारे भारत में कैसा मिश्रित इकोनॉमी है, मिश्रित काइंड ऑफ। ये ना तो साम्राज्यवाद पे चलती है, ना ही पूंजीवाद पे चलती है, ये दोनों का मिक्सअप चलती है, ठीक है। फिर है अपना एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर इंटर रिलेटेड। अब कह रहे हैं एनवायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है। देखिए अगर आपकी कैसे, इसका एग्जांपल समझ लेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी पॉलिटिकल कैन लीड टू चेंजेस इन टैक्सेशन which may influence consumer behavior, social behavior. Business must understand the interdependency for better forecasting strategy planning. सिंपल सी बात है। अगर टैक्सेशन कम हुई, ठीक है, अगर आप मान लो आपने क्या करा कि आपने ड्यूटी कम कर दी, ठीक है, अबॉर्ड से जो हमारी गुड्स आ रही हैं, है ना, US से, चाइना से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर चाइना से हमारा जो सामान आ रहा है उस पर टैक्स कम कर दिया गया तो क्या होगा, आपको मार्केट चाइना डोमिनेटिंग दिखेगी। चाइना के सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखेंगे। यूजुअली आप देखते हुए दिवाली में चाइनीज प्रोडक्ट्स ही आपको दिखते हैं। उसका रीजन क्या है, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो टैक्स को उतना
इम्प्लाई नहीं करती चाइना पे, और अदर देन उनके प्रोडक्ट्स हमें सस्ते पड़ते हैं हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग से, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियर पावर जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जैसे भी। और उनके यहाँ घर घर में फैक्ट्री है, क्वानचोंग करके एक जगह है, वहाँ घर घर में फैक्ट्री है। दैट्स द रीजन वो हमें सस्ते में प्रोवाइड करा रहे हैं सामान। वही हम अब अगर इंडियन बेस्ड सामान लें वो लाइटिंग्स, तो हमें बहुत महंगी पड़ती है। तो इसका एग्जाम, और अगर टैक्सेशन वही महंगी कर दी गई चाइना में, तो आपको चाइना नहीं तो कोई और प्रोडक्ट दिखेगा, या माइट भी इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स आपको नजर आने लग जाए अगर टैक्सेशन ज्यादा बढ़ा दिया गया। बट ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक चीज बताते हैं कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आप देखते हो रशिया कभी चाइना का दोस्त है, और ऑन द अदर हैंड वो इंडिया का भी दोस्त है। तो आप समझ पा रहे हो ये चीज है। यूएस एक तरफ बोलता है मैं इंडिया, मोदी हमारे हाउडी मोदी, मोदी हमारे भाई हैं, एक तरफ वो पाकिस्तान को सामान बेच रहा होता है, अपना न्यूक्लियर वेपन्स और जो भी चीजें हैं, मतलब उनको फाइटर जेट्स बेच रहा होता है ऑन द अदर हैंड। आप समझ रहे हैं, नो बडी इज एन एनिमी और अ फ्रेंड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे समझिएगा। डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट बिजनेसेस, भाई हर इम्पैक्ट डिफरेंट बिजनेस पर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है, सिंपल सा बात है। द सेम एनवायरमेंट चेंज में अफेक्ट बिजनेस डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, अ राइज इन फ्यूल प्राइस में नेगेटिवली इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स बट बेनिफिट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर्स। सही बात है। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिंग है, लॉजिस्टिक वाले हैं, या फिर आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन खाना वाना लेके जाते हैं, सब्जियां लेके जाते हैं मार्केट, ट्रांसपोर्ट वाले, उन सबको तो कॉस्ट बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। बट जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि आपका ओला है जो इलेक्ट्रिसिटी बेचती है, या आपके जो सोलर प्लांट्स बेचते हैं, सोलर पावर वाले, लुमिनस वगैरह, इन सब की सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, दूसरे अल्टरनेटिव वे कुछ सोचना चालू कर देंगे, जिससे जो फ्यूल बेस्ड ना हो के और किसी और का बेस्ड हो। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका। अनसर्टेनिटी इन इनवेटेबल, since the external environment is beyond the control of the organization, it is often creates uncertainty, sudden changes like pandemics। देखो एनवायरमेंट में क्या है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। आज बहुत अच्छी मार्केट हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, बट कल को अगर कोई ऐसा डिजीज आ जाता है, या कोई ऑन द अदर हैंड कोई स्कैम पकड़ा जाता है, तो हो सकता है कि पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाए। देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे हमने देखा है, कोरोना वायरस, कोरोना पीरियड हम सबको पता है, शेयर मार्केट पूरा कोलैप्स था, ठीक है, पूरे मार्केट तंग पूरी पड़ी थी, सब लोग अभी काम ढूंढ रहे थे, बहुत पैनिक हो रहे पड़े थे, बट चीजें सुधर जाती है ओवर द पीरियड। बट किसी ने ये सोचा नहीं था कि उस समय में इस तरीके की कोई चीज होगी, तो वो सब चीजें हो जाती है। ठीक है, मैंने फिर अगेन एसेंस दे दिया आपको एक पहले क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, और मैं कहूँगा इसके सुनने के बाद एक बार अपनी तरफ से कैजुअल रीडिंग आप भी कीजिएगा इस इंग्लिश की, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। वीडियो में अगेन कह रहा हूँ कि शॉर्ट रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो 1 घंटे का जाए, 37 मिनट, क्योंकि एक वीडियो को स्पेन होता है कि आप देख भी लेते हो तो आपको इंटरेक्टिव भी अच्छा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, एक्सप्लेन द नीड्स फॉर एनवायरमेंट एनालिसिस एंड डिस्कस हाउ इट कैन एनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। नीड फॉर एनवायरमेंट एनालिसिस, देखो एनवायरमेंटल एनालिसिस की जरूरत क्यों है। देखो, environmental analysis refers to the process of assessing external and internal factors that influence an organization's performance. It is essential because the business environment is dynamic and complex, constantly shaped by economic, political, social, technological, legal and ecological forces। जो मैंने बताया पोस्ट पेस्टल फोर्सेस। सिंपल सी बात है, पेपर में नोटिस करोगे सब क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। आपने अगर एक बना लिया क्वेश्चन तो आपके आगे के बनते चले जाएंगे। अगर आपका एसेंस, आपका कोर एरिया क्लियर है ना, तो आप बाकी सारे कर लोगे खुद। तो इसी को लिख लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एन ओपन सिस्टम एंड इंटरेक्ट कॉन्टिन्यूसली विद देयर एनवायरनमेंट। एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फैक्टर लाइक, तो बाहरी चीजें क्या है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, जो बिजनेस के अंदर की नहीं है, बाहर की है। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, मार्केट ट्रेंड, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी, कस्टमर की प्रेफरेंसेस। कस्टमर अगर चाय पीना चाहते हैं तो चाय बिकेगी, कस्टमर कॉफी पीना चाहते हैं तो कस्टमर कॉफी भी खरीदेगा। समझ गए, कस्टमर की प्रेफरेंस। गवर्नमेंट अगर चाय पे ड्यूटी बढ़ा देगी तो चाय कम बिकेगी, और कॉफी पे ड्यूटी घटा देगी तो कॉफी ज्यादा बिकेगी। समझ गए, इस तरीके की चीज। और एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प बिजनेस एंटिसिपेट चेंजेस, मिनिमाइज द रिस्क, अडॉप्ट न्यू कंडीशंस इफेक्टिवली। ठीक, हाउ इट एनहांसेस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है। पहला तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जो भी करने जा रहे हो उसकी अगर प्लानिंग है, अगर एक कहते हैं घर बनाने से पहले नक्शा बन जाए ना, तो घर अच्छा बन जाता है। और अगर ऐसी बोल दो राजमिस्त्री को घर बना दे, तो फिर वो कहीं का कुछ तिल का ताड़ा बना देगा, वही वाली बात है। एनवायरमेंट एनालिसिस प्रोवाइड्स क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बाय आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज
and threat. Organization can align their strengths to exploit opportunities and develop plans to counter threats. ठीक है, ठीक है। फिर है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं ये भी समझते हैं। इट हेल्प्स डिटेक्ट अर्ली सिग्नल्स of potential challenge like emerging competitors, changing consumer behavior or technological disruptions. Early detection enables quick response and better preparation. आप ये समझिए अर्ली वार्निंग सिग्नल, आपको पहले ही पता लग गया कि भाई मार्केट जो है वो कैसा होने वाला है, कि अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझते हैं जैसे कि सर्दियां आने वाली है, ठीक है, सर्दियां आने वाली हैं और अगर आप कंटिन्यूसली हाफ स्लीव शर्ट्स बेच रहे हैं मार्केट में, दैट इज रियली रॉन्ग फॉर यू। क्योंकि मुझे नहीं लगता सर्दियों में कोई भी यहाँ पे दिल्ली की जैसी जाड़े में अगर आप दिल्ली के रीजन में बैठे हैं और आप हाफ शर्ट कंटिन्यूसली दिसंबर के मंथ में बना के बेचना चाह रहे हो मार्केट में, इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे जैकेट उस मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जैकेट इंट्रोड्यूस कर दें तो वो ज्यादा बेटर डील होगी इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। तो वो चीज है, अर्ली वार्निंग सिग्नल आप पहले पकड़ लेते हो। और ऐसे ही कह सकते हैं जैसे कि कैंडी में लोगों को लग रहा है कि अब बच्चे कैंडी से ज्यादा चॉकलेट्स पे प्रेफर कर रहे हैं, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि बच्चों का पैटर्न बदल गया, अब वो टॉफी नहीं खा रहे या अल्पेनलीबे खाने से ज्यादा वो कैडबरी इक्लेयर्स या इस अदर चीजें किंडर जॉय टाइप की ज्यादा चीजें खा रहे हैं। तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को भी उस तरीके की फॉर्म में लेके आ गए ताकि आप लॉस ना झेलें ऑर्गेनाइजेशन में। बेटर डिसीजन मेकिंग, एक्सेस टू रिलेवेंट एनवायरमेंट डेटा इंश्योर्स इन्फॉर्म्ड एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। देखो बेटर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या है, रैशनल होनी चाहिए, समझ रहे हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं रहना, ज्यादा नेगेटिव भी नहीं रहना, पेसिमिस्टिक भी नहीं रहना, रैशनल होना है कि भाई हम अपने बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस करके क्या हम सही रैशनल डिसीजन ले पा रहे हैं, यही चीज। तो बेटर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। हमेशा कोई जो अच्छा बोलता जाए डिसीजन मेकिंग वो भी बहुत बढ़िया नहीं है, जो बुरा बोलता जाए वो भी बहुत बढ़िया नहीं है। आपने रैशनल सोचना है, दोनों तरफ दोनों पहलू को तोलकर फिर हमें बात करनी होती है, हमें फिर डिसीजन लेने होते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास जो आपके साधन है, चाहे लोग हैं, चाहे आपकी इन्वेंट्री है, चाहे आपका रॉ मटेरियल है, उसको आप कैसे यूज करते हो। इंप्रूव्ड अडेप्टेबिलिटी, चेंजेस, आज जो टेक्नोलॉजी है क्या उसको अडेप्ट कर रहे हो। आज नोकिया के फोन आप लोग चलाते हो, नहीं चलाते, आपके हाथ में भी MI, रेडमी, एप्पल या फिर कोई भी सैमसंग इस तरीके के ही फोन होंगे। प्रिटी श्योर कि 1% मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी 1% के पास भी शायद नोकिया का फोन है। और एक टाइम पे आपको पता है हमारे पापा जी के टाइम पे जब हमारे पापा यूज करते थे, हर घर में एक नोकिया का फोन हुआ करता था। तो मार्केट पे अडेप्ट नहीं कर पाए वो, इसलिए रीजन कि नोकिया ने अपनी इतनी बड़ी मार्केट सेगमेंट को खो दिया और आज अदर प्लेयर्स उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टेक होल्डर का मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड बेटर रेपुटेशन। स्टेक होल्डर का मैनेजमेंट, भाई अगर आपको एनवायरमेंटल एनालिसिस का पता है तो आपके स्टेक होल्डर भी मैनेज रहते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, देखिए एम्प्लॉइज उसके होते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बोरोवर्स होते हैं या फिर जो उसके ऑनर्स होते हैं, वो सब लोग स्टेक होल्डर्स में आते हैं, ठीक है। वो सबका मैनेजमेंट भी ठीक से होता है एनवायरमेंटल एनालिसिस में। तो अगेन सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है दोस्तों। अगेन मैं यही कहूंगा, कुछ भी हो रहा है आप इसकी इंग्लिश रीड आउट करोगे, आई एम प्रीटी श्योर, तो वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए इंग्लिश को रीड आउट करना। अगेन हम क्वेश्चन थर्ड डिस्कस कर लेते, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस हाउ पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट इंपैक्ट्स बिजनेस। पॉलिटिको यानी पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, लीगल यानी आपका जो लेजिस्लेटिव यानी जो आपके रूल्स हैं जिनका आप अबाइड करते हो, आपका लॉ उसके, और पॉलिटिकल कैसे बिजनेस को अफेक्ट करती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। The political legal environment is key component of the external business environment. It comprises two interrelated elements: the political environment, which includes the political system, government policies and stability, and the legal environment, which refers to the law, regulations and judicial framework within which business operates. समझ लो, interrelated है। आपको पता है पॉलिटिकल और लीगल दोनों इंटररिलेटेड ही होती है, बट जो संविधान में पास होंगे, जो ऑलरेडी है संविधान हमारा, या फिर जिसको पार्लियामेंट और पास करके अपने लीगल सिस्टम में लेके आती है, तभी तो लीगल बनता है ना एक फ्रेम। आपके नेताओं ने ही तो आपको संविधान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको संविधान दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आपको संविधान लिख के दिया। तो इन जैसे की प्लेयर्स, इन जैसे महान विद्वान लोगों के द्वारा आज ये हमारा संविधान है कि आप अपने रूल्स को खुला जी सकते हैं, मैं अपने तरीके से जी सकता हूँ। वरना कैसे जी रहे थे यार, गुलामी में तो हम लोग कैसे जी रहे थे, आपको भी पता है ना सबको। कभी पूछिएगा अगर दादा आपके जिंदा होंगे तो, दादा दादी,
उनसे पूछ लीजिएगा एक बार कैसी जिंदगी थी वहां पे उस समय, वरना मूवीज तो आपने देखी है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इससे बुरा क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, पॉलिटिकल के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वन बाय वन। पहला पॉलिसी सपोर्ट और रेस्ट्रिक्शंस। भाई पॉलिसी कैसी, सपोर्टिव पॉलिसी है या रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है आपके एनवायरनमेंट में। अब जैसे एग्जांपल समझिए कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ आपको। एक स्टेट है जो लिकर को प्रोहिबिट करती है, कि वो कहती है कि लिकर इन आवर स्टेट इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल बिहार एंड गुजरात, दीज आर द ड्राई स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे स्टेट में आप दारू का लिकर का सेल और इवन ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। ठीक, और ऑन द अदर हैंड दिल्ली जैसे स्टेट है या चंडीगढ़ है या फिर पंजाब है ना, ये कैपिटल टेरिटरीज है, ये सब चीजें यहाँ पे सब जगह, बाकी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में सब जगह लिकर अलाउड है, और अपने अपने टैक्सेस सबने सेट कर रखे कि हम इतना टैक्स लेंगे, हम इतना वैट लेंगे, इस पर चार्ज करके जीएसटी लेंगे और इस तरीके की चीजें। तो अब आपकी पॉलिसी आपको डिपेंड करती है। वहां पे क्या है, उनका रेवेन्यू घट रहा है उस जगह से कि वो लिकर को वहां सेल नहीं कर रहे हैं, बट उनकी अपनी वैल्यूज है। और ऑन द अदर हैंड अदर स्टेट्स क्या चाहते हैं, लिकर बेच के कमाना चाहते हैं। तो लिकर का अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप कहाँ सेट करोगे, राजस्थान में, सॉरी गुजरात में थोड़ी सेट करोगे, आप राजस्थान में सेट करोगे ना, गुजरात तो आपको मना ही कर चुका है ऑलरेडी। तो आप बार तो वहां नहीं खोलने वाले, बार आप वहां ही खोलोगे। और अगर बार खोल के आप शरबत तो बेचोगे नहीं उसमें, अगर आपने गुजरात में खोल भी दिया तो गन्ने का जूस बेच के उसमें साथ चकना तो नहीं दोगे ना, आप राजस्थान में खोलना ज्यादा प्रेफर करोगे। और उसमें भी आप क्या प्रेफर करोगे, इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द राजस्थान, जहां से गुजरात के लोग भी आके आपको अट्रैक्ट करेंगे और इनफैक्ट राजस्थान के लोग भी आके आपके यहाँ पियेंगे दारू। दैट्स द रीजन। तो ये पॉलिसी आपको हेल्प करती है। देखा, इतना ऐसे लाइव एग्जांपल से अगर आपको समझा देगा ना, मैं यकीन बता रहा हूँ अपने आप समझ में आएगा। आप पेपर में लिखोगे कुछ भी लिखोगे, ये एग्जांपल भी आप सेट करके लिख दोगे, बट बीइंग अ मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि आप अपनी कहानी अपने रबड़ों में, आपने अपने दिमाग को मैनेजर की तरह रखना है। आपने इसी एग्जाम्पल को भी अगर ठीक से सेट करके लिख दिया, आई एम श्योर कि आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। आपने एग्जांपल देखा होगा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, वो उस देश में कोई भी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने से पहले घबरा जाती है। रीजन मीन हर 5 साल बाद में हम देखते हैं कि उसके प्रधानमंत्री को ओवरटेक कर लिया और वहां पे फिर आर्मी रूल आ गया। मतलब समझ रहे हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड इंडिया, जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इनफैक्ट अगर इलेक्शन हो भी रही है, अगर अदर पार्टीज आती भी है, तो दे कम विद अ प्रोसेस कि एक इलेक्टोरेटरी बॉर्डर, एक इलेक्शन हुआ मेजर पूरे भारत में, उसके बाद एक प्रतिनिधित्व हुआ, फिर कोई प्रधानमंत्री बना। तो ये सब चीजें उसे बहुत अफेक्ट करती है। तो ये भरोसा जीतती है एमएनसीज का या फिर कोई बिजनेसेस का। तो बिजनेसेस क्या है, उधर इन्वेस्ट करना ज्यादा चाहते हैं जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इनफैक्ट जहां पे गवर्नमेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम चल रही है, वहां पे ज्यादा कंपनियां अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहेंगी। रीजन बीइंग उनके पहले से ही कुछ रिलेशनशिप बन जाते हैं। देखो, आपको पता है, मेरे को पता है, पॉलिटिकल और बिजनेस जो है दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। फंडिंग और वो सब आपको पता ही है, मैं वीडियो में बोल नहीं सकता, पर आपको पता है क्यों चलते हैं। ठीक है, आज भी अडानी जी को सारे टेंडर मिले जा रहे हैं, 95% से ज्यादा पोर्ट्स उनके हाथ में आ गए हैं, तो कुछ तो रीजन होगा रिलायंस के पास। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रूलिंग गवर्नमेंट के साथ ही ऐसा हो रहा है, जब अपोजिंग गवर्नमेंट होती है तो भी इन लोगों के साथ वही चीज हो रही होती है। रीजन बीइंग बिजनेसेस जो है वही सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इन फेवरिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसीज, की उन्होंने कुछ चंदे दे दिए, उन्होंने कुछ डोनेशन कर दी, और डोनेशन अच्छी ऐसी डोनेशन, समझ रहे हो, बहुत अच्छी खासी डोनेशन होती है वो, तो पॉलिटिकल पार्टी को संभाल लेती है, तो उसी से उसको फायदा। वो कहते हैं ना, इफ यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, तो वो वाला हिसाब रहता है। ठीक है, आगे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस और प्राइवेटाइजेशन ट्रेंड्स। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कितना बैक एंड करती है। अगर यस बैंक का एग्जांपल समझते हैं, यस बैंक डूब गया था एक समय पे, यस बैंक हमें लगा था कोलैप्स हो गया, ठीक है, लिक्विडेशन आ गई थी स्टेट उसकी, लोगों को बोला था लॉक इन पीरियड है, पैसा नहीं निकाल सकते आप 2 साल तक के, ऐसा करके बोल दिया। बट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, आरबीआई आया, आरबीआई ने क्या करा, एसबीआई को कुछ स्टेक भेजे, जो पीएसयू है गवर्नमेंट की, उसको बोला आप यस बैंक को संभालिए, इस बैंक को लुटने नहीं देना, बंदों के पैसे हैं, लोगों के पैसे हैं, ये कोई यस बैंक के पैसे नहीं है, आप आओ इसको संभालो। और आज यस बैंक बहुत अच्छी पोजीशन पे, समझ रहे क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बैकएंड किया। तो गवर्नमेंट की ये अच्छी पॉलिसी है। देखिए, आप इधर यू लाइक मनमोहन सिंह
और इधर यू डोंट लाइक कांग्रेस, ठीक है। बट आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इकोनॉमी को ऐसा रिफॉर्म दिया है ना कि वो कहते भी थे अपने इंटरव्यूज में कि मैं चला जाऊंगा पर मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे, और मीडिया विल बी सो सो लीनियंट टू मी व्हेन आई विल डाई, कि मेरे जाने के बाद मीडिया मेरे को ज्यादा अच्छा दिखाएगी। और वही हो रहा है आज कि उनके जीते जी तो उनको लोगों ने बोला कि सरदार जी चुप रहते हैं, सरदार जी चुप रहते हैं, पर सरदार था बड़ा असरदार। आप ये समझिए, सरदार बहुत असरदार था भाई। उसने जैसी इकोनॉमी संभाली ना सरदार मनमोहन सिंह जी ने, वैसे कोई नहीं संभाल पाया आज तक, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। उन्होंने उस स्टेट से इंडिया को निकाला जिस स्टेट से कोई नहीं निकाल सकता था। तो हैट्स ऑफ टू हिम एंड रेस्ट इन पीस। जहां पे भी हैं बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपना, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, ठीक है। फॉरेन रिलेशंस एंड ट्रेड पॉलिसीज, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर एग्जांपल फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स अपॉन मार्केट्स व्हाइल सैंक्शंस और टैरिफ्स रिस्ट्रिक्ट देम। फॉरेन रिलेशंस और ट्रेड, भाई फॉरेक्स के लिए कितनी रूल्स हैं, क्या आपकी ट्रेड पॉलिसीज है, आप कितने सामने वाले प्लेयर्स को आने अलाउ कर रहे हो, सामने मतलब अदर कंट्रीज आपके लिए कैसे आप उसके साथ डील करना चाहते हो। अभी जैसे यूएस ने सैंक्शन लगाए, सबके ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए, क्या हुआ? आपको लग रहा है कि इसमें फायदा किसका हुआ है? यूएस का सबसे बड़ा घाटा हुआ है, आप यकीन मानिए। सब लोगों ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने अपनी अलग बना ली, एक ब्रेक्सिट बना ली, किसी ने कुछ अपनी ट्रेड अलग कर ली, सबने अपनी ट्रीटी अलग साइन कर ली कि आप टैक्स बढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, अदर प्लेयर्स हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि यूएस अपनी डोमिनेंस दिखाता रह जाएगा। अब यूएस के पास सिर्फ एक जरिया है बस पैसा कमाने का, वॉर करो और पैसा कमाओ, यही वो करते हैं। आपको क्या लग रहा है इजराइल और जो ईरान में अभी युद्ध हो रहा है उसमें उसको इतना उछलने की क्या जरूरत है? भाई साहब सब काला तेल है, सब तेल की लड़ाई है और किसी की लड़ाई नहीं है। आप यकीन मानिए, कोई हिंदू कोई मुसलमान की लड़ाई नहीं है, कोई यूएस की लड़ाई नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और तेल की लड़ाई है। उनको पता है, उनके रिजर्व्स को उन्होंने हाथ नहीं लगाना। यूएस अपने पेट्रोल रिजर्व्स को हाथ में नहीं लगाता, अपने ऑयल रिजर्व्स को। ऑन द अदर हैंड जो मिडिल ईस्ट में जितने भी आपके तेल वाले रीजन है वहां पर वो अपने आप को अपनी डोमिनेंस कैप्चर करना चाहता है, यही उनका है। इसके बारे में अगर एक बता रहा हूँ, एक रिकमेंड करता हूँ वो वीडियो, पलकी शर्मा जी की एक वीडियो है, ऑयल एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ है, 17 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। ऑयल सर्च करोगे ऑयल डॉक्यूमेंट्री बाय पलकी शर्मा, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। बहुत अच्छा उन्होंने 17 मिनट में समझाया कि क्या है। पर अभी एग्जाम के बाद देख लेना आराम से, नॉलेज गेन करने के पर्पज से, ठीक है। लीगल एनवायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, द लीगल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लॉज like law, labor, taxation, environment, regulation, and intellectual property rights. These legal frameworks provide both opportunities and challenges for business. कैसे? देखो लीगल क्या है, रेगुलेटरी कंप्लाइज, बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद लोकल, नेशनल एंड समटाइम्स इंटरनेशनल लॉ। लॉ आपको पता होने चाहिए, आपके बिजनेस का आपको रन करना है तो आपको वहां के लोकल लॉ पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ पता होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कंज्यूमर के रिलेटेड कितने लॉ हैं, ठीक है। आप जागो ग्राहक जागो देखते हैं, कंज्यूमर फॉर्म्स देखते हैं, वो सब चीजें। कंज्यूमर को अपने लॉस के बारे में कितना अवेयर है, या बिजनेस कंज्यूमर के लॉ को लेकर कितना सेटिस्फाई है। लेबर की लॉ, भाई मुझे 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करना, या मुझे 8 घंटे ज्यादा काम करना तो मुझे एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए, दैट इज लेबर लॉ। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, भाई आज हमें पता है कि दिल्ली में आप कोई एक बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सकते बीइंग, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। आप मेट्रो सिटीज में नहीं लगा सकते, बट आउटस्कर्ट्स में भर के लगा सकते हो आप, गाजियाबाद में, साहिबाबाद में, नोएडा में, अपना हरियाणा में, गुड़गांव में, जी भर के लगाओ, सारा प्रदूषण फैलाओ और दिल्ली को पूरा चारों तरफ से कवर कर दो प्रदूषण से। मतलब समझ रहे हो, दिल्ली में नहीं लगा सकते, दिल्ली के बाहर लगा सकते हो। उससे क्या हुआ, दिल्ली को नुकसान ही हुआ है। आज दिल्ली के सारे आदमी बाहर जाके काम कर रहे हैं, दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा। अब जो भी है सरकार की पॉलिसी माननी तो पड़ेगी। अभी डीजल वाला एग्जाम्पल आया ना, डीजल की गाड़ी 10 साल की डीजल की गाड़ी खत्म करो, 15 साल से ऊपर की डीजल पेट्रोल गाड़ियों को तेल देना बंद कर दो। किस लिए? तो वहां की एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, लीगल प्रोटेक्शन फॉर इनोवेशन, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइन और कॉपीराइट्स। ये होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जो आपकी बौद्धिक प्रॉपर्टीज है। जैसे कि वीडियो में बना रहा हूँ, अगर इसको कहीं और कोई यूज करता है तो मेरी परमिशन से यूज करेगा, दैट इज फाइन। इनफैक्ट मैं तो कभी करने वाला भी नहीं हूँ, आप लोग भी यूज कर लेना, कहीं कुछ लगा लेना, मेरे को कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। बट कुछ होते हैं ना सनकी टाइप के, कि वो कॉपीराइट क्लेम लगा देंगे, कह देंगे भैया मेरा वीडियो क्यों यूज कर लिया, चलो चलो जरा केस करके आते हैं। मतलब समझ रहे हो, भद्दी चीजें पर लोग करते हैं। पर पेटेंट्स वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बात आती है, इनोवेशन, वो लोग थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं यार। देखो किसी ने 15 साल मेहनत करके कुछ खोजा है, अब उसको कोई मिस यूज कर रहा है बिना पूछे, वो तो बनता है यार, फिर तो केस बनता है। समझ रहे हो, पेटेंट वाली चीज जब आती है तब तो केस बनती है, रॉयल्टी पे केस बनती है। आज बर्गर सिंह नाम से बर्गर किंग का जो केस चला था वो आपको पता ही है, पर बर्गर सिंह जीत गया था फाइनली। उसने कहा भाई मैं बर्गर सिंह हूँ, मैं बर्गर किंग नहीं हूँ। वो सब चीजें होती है रॉयल्टी वाली।
रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं। इन इंडिया द जीएसटी रिफॉर्म्स स्ट्रीमलाइंड द टैक्सेशन बट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट बाय बिजनेस। जीएसटी ने क्या करा, दुनिया भर के टैक्सेस को खत्म करके एक सिंपल टैक्स लेके आया जीएसटी। उससे क्या हुआ, बिजनेस को जीएसटी कार्ड और उद्यम उद्यम सब बनाना पड़ा, बट अब उन्हें ये पता है कि मुझे बतेरे टैक्स नहीं देने, मुझे दो टैक्स देने हैं। एक जीएसटी देना है जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी अपना सिक्योर्ड है, मुझे बस जीएसटी पे करनी है, दैट्स इट। फिर है पॉलिटिकल टेंशन, like Brexit created uncertainties for companies operating in the UK and EU। पॉलिटिकल टेंशन बड़ी तो क्या हुआ, ब्रेक्सिट आ गई। ब्रेक्सिट जो यूरोपियन यूनियन और अपना यूके में जो एक संधि हुई उसको हमने ब्रेक्सिट बोला। वो क्यों हुआ, पॉलिटिकल टेंशन को अवॉइड करने के लिए। स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज इन यूरोप have pushed automobiles companies towards electric vehicles development। environmental law, यूरोपियन कंट्रीज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर एनवायरमेंट, उनको पोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करने में ज्यादा भरोसा रहता है, और इसीलिए वहां पे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां अपनी नहीं देखोगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज्यादा मूवमेंट देखोगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप अगले कुछ सालों में दिल्ली की रोडों पे भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने वाले हो, क्योंकि जो अब लॉज आने लगे अगर वो सही से इंप्लीमेंट हो गए तो। The rise of data protection law like GDPR in Europe affects tech companies globally। यूरोप में अगेन आपकी डाटा सेंसिटिविटी, जैसे यहाँ तो आपका डाटा आपको पता भी नहीं होगा कौन ले आ रहा है कौन नहीं ले आ रहा। वहां पे क्या है ना, आप जब वेबसाइट पे एंटर करते हो वो पहले बोलते हैं वी एक्सेप्ट प्लीज एक्सेप्ट द कुकीज, कि हम आपकी डाटा जब आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो हम आपका डाटा कुछ फेच कर लेंगे या हमारे पे हमारी वेबसाइट को कुछ अलाउ होगा, कुछ डाटा आपका ले लेंगे हम, तो आपको अलाउ है तो आप आयो हमारी वेबसाइट पर, ना बताओ ये GDPR पे। पर इससे क्या हो रहा है, जो टेक्निकल पीपल है जो डेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है डेटा फैच करने में, बट हमारे यहाँ आप पूछ ही लीजिए, बस आपके घर तक का एड्रेस निकाल के दे देंगे टेक पीपल। तो ठीक है, कंक्लूजन पढ़ा दिया, थोड़ा लंबा हो गया मेरे को लगता है, बट कोई बात नहीं यार, देखो समझो अच्छे से समझो, थोड़ा लंबा भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं पढ़ते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्किंग ऑफ द कैपिटल मार्केट इन डिटेल। कैपिटल मार्केट क्या होता है, अब इसको पढ़ो। कैपिटल मार्केट यानी मार्केट से कैसे आप बोरो करते हो, ठीक है, कहां से आप पैसा ले सकते हो। इसका एक फिगर है बहुत प्यारा है, ये देख लो। कैपिटल मार्केट होती कैसे, कैपिटल मार्केट देखो, सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सिक्योरिटी मार्केट में आपका कहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइक गवर्नमेंट लोन्स, ट्रेजरी बिल्स, PSU बॉन्ड, SFCs, सप्लाई फाइनेंस चैनल्स, बॉन्ड्स, अदर्स। और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपका IFCI, IDBI, ICICI, UTI, LIC, SIDBI, SFCs, अदर्स। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर, लीजिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, अदर्स। ये फिगर बना देना अगर बना पाओ तो, वरना मोटा मोटी जितना आया था ना मैं देता, मतलब मोटा मोटी इसका फिगर बना लेना। कैपिटल मार्केट में एक एक दो एग्जांपल भी लिख दोगे तो भी चलेगा, मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट दिखा देना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दिखा देना, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नीचे का अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। अपर लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अब पढ़ते द कैपिटल मार्केट। The capital market is a vital component of the financial system of any country. It serves as a platform where savings and investments are channeled between suppliers of capital, such as retail and institutional investors, and users of capital like business, governments, and individuals. The primary function of the capital market is to facilitate long-term funding for various economic entities. समझ लो कैपिटल मार्केट क्या है, आपके पास पैसा है, सामने वाले को पैसा चाहिए, कैपिटल मार्केट उसमें क्या करेगी, आपका पैसा उठाकर सामने वाले को दे देगी विदिन बीइंग अ सिक्योरिटी। बैंक क्या करते हैं, बैंक कैसे कमाते हैं आप सोचो। बैंक आपका पैसा लेके क्या करती है, बैंक आपका पैसा लेके आगे मार्केट में चला देती है और उसी के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट देती है, यही तो होता है ना। कुछ सिक्योरिटी ले लाके आपको आपके पैसे को वो बढ़ाती है, उससे वो पैसा कमाती है और वो आपको बदले में कुछ रिटर्न देती है, ठीक, यही तरीका है, कैपिटल मार्केट ऐसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, अब जरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो पहला है प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट। द कैपिटल ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब सीधा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। द प्राइमरी मार्केट इज वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड इन द फर्स्ट टाइम। इट अलाउज कंपनीज, गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स टू रेज फंड्स बाय इशूइंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। IPO सुना है, इनिशियल प्रोसेसिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये होता है IPO। आप अगर शेयर वेयर में इन्वॉल्व हो ना तो आपको पता रहता होगा। जैसे अभी रिसेंटली HDB फाइनेंशियल ने अपना IPO निकाला था, तो क्या है, मार्केट में कुछ नए हम लेके आ रहे हैं, उसके लिए हम IPO ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हम आपको शेयर देंगे, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, बदले में हम आपको शेयर देंगे। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपके शेयर्स ग्रो करेंगे, दैट्स इट।
private placements, sale of securities to select a group of investors, right issues, offering additional shares to existing shareholders at a discounted rates. ठीक है, ये सब चीजें रहती है। बॉन्ड्स खरीदते हो आप, डिबेंचर्स खरीदते हो, या फिर आप अपना आईपीओ में शेयर्स लेते हो, ये सब चीजें मार्केटों में आती है। सेकेंडरी मार्केट कैसा हुआ? स्टॉक मार्केट, सॉरी ये तो आईपीओ था, अब स्टॉक मार्केट में क्या है? द सेकेंडरी मार्केट इज वेयर एक्सचेंजिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग इन्वेस्टर्स। आईपीओ तो क्या था फर्स्ट टाइम में, अब सेकंड टाइम में क्या है? जहां पे आप शेयर की डील करते हो, जैसे बीएसई और एनएसई पे आप करते हो, वहां पे एग्जिस्टिंग शेयर्स नंबर है, उन्हीं में खरीद बेच हो रही है। ठीक है, आपने को लग रहा है कि आपको बेच देना चाहिए, सामने वाले को लग रहा है खरीद लेना चाहिए, वो खरीद लेता है आपसे, बस यही होता है। बीच में एक मीडिएटर है, एनएसई, बीएसई, सीडीएसएल, एनएसडीएल, जो आपको करवाता है सब चीजें। स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक एमसीएक्स होता है, जहाँ पे आपका कमोडिटीज एक्सचेंज होती है, वो भी होता है। जैसे गोल्ड में आपने डील करा, सिल्वर में डील किया, तेल में डील किया, वो भी होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन अकर थ्रू ब्रोकर्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई डिमांड। पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इशूअर्स कंपनीज और गवर्नमेंट रेजिंग, इंटरमीडिएट्स इंक्लूड स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। रेगुलेटरी बॉडीज कौन है? सेबी, रेगुलेटरी बॉडी सिर्फ सेबी है और कोई नहीं है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू इंश्योर फेयर प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। वर्किंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, रेजिंग कैपिटल, सबसे पहला कैपिटल रेज करना है। कंपनीज अप्रोच द प्राइमरी मार्केट टू रेज फंड्स थ्रू आईपीओस और एफपीओस। इनिशियल क्या था? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सॉरी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और एफपीओ आपका हो गया फर्दर पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो आपका हो गया जो आपने फर्स्ट टाइम आपने शेयर इशू करे कंपनी ने, वो आपने खरीदे, दैट इज इनिशियल। और फर्दर यानी आप बाद में और देना चाह रहे हो और मार्केट से पैसा उठाना चाह रहे हो, तो फर्दर एफपीओ। अंडरराइटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और अंडरराइटर्स हेल्प डिटरमाइन द प्राइस एंड इंश्योर द इशू इज सब्सक्राइब। अंडरराइटिंग क्या होती है भाई? अब जब आपने आईपीओ निकाला तो उसके बाद क्या है? अंडरराइटिंग होगी, उसमें वो सारे बैकएंड करेंगे, बैंक्स बैकएंड करते हैं कि भाई अगर नहीं बिके तो उतने को हम ले लेंगे, आप होल्ड कर लेंगे हम अपने आप। लिस्टिंग, आफ्टर द इशू द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड लिस्टेड सिक्योरिटीज इन द सिक्योरिटी मार्केट। प्राइस मैकेनिज्म, द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, न्यूज, डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट सेंटिमेंट्स। सेटलमेंट, ट्रांजेक्शन आर सेटल विद इन अ फिक्स टाइम, T+1 in India through clearing houses. Regulation and surveillance, SEBI ensures transparency, penalize malpractices and promotes investors education. Importance of capital market, mobilize savings for productive use, facilitates capital formation and economic growth, offer investment avenues to individuals and institutes, ensure liquidity and marketability of securities, help to in price discovery and valuation. ठीक है, समझ में आ गया? इतना लिख देना बहुत है, ज्यादा लिखोगे 20 नंबर का ये पेपर आता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज्यादा नंबर का तो आता नहीं है। ठीक है, तो आपने लिमिटेड ही लिखना होता है, तो लिमिटेड ही लिखना। अब अगेन पढ़ते हैं फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन अपना। व्हाट आर द की फीचर ऑफ द नेशनल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991? क्रिटिकली एनालाइज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एनआईपी 1991 announced by the government of India marked a significant shift from a controlled and regulated economy to a more liberal and market driven note one। मैंने जो बताया 91 यानी मनमोहन सिंह जी का जो लिबरल लेके आए थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एनआईपी 1991 में। शिफ्ट फ्रॉम अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू सर्व इकोनॉमिक क्राइसिस इन्वॉल्विंग हाई इन्फ्लेशन, फिस्कल डिफिसिट्स एंड डिविडेंडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। द पॉलिसी लेड द फाउंडेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। की फीचर्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 क्या था? पहला तो लिबरलाइजेशन, आपने अपने पॉलिसी को बहुत मतलब उदारवाद किया, लिबरलाइज किया। कैसे? अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कंसर्न एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड। पहले इंडस्ट्री चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अब उस चीज को खत्म कर दिया धीरे धीरे कि जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है वहीं पे लाइसेंस की जरूरत है, छोटे मोटे बिजनेस की लाइसेंस की जरूरत नहीं है। फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस, अब आपने अपने उद्योगों को चालू करने के लिए आपको और प्रमोट किया गया कि आप आइए बिजनेस कीजिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सीक मल्टीपल अप्रूवल्स टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्राइवेटाइजेशन,
डी इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, द पॉलिसी रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसई एंड इनिशिएटेड अ पार्शियल डी इन्वेस्टमेंट टू रेज गवर्नमेंट रेवेन्यूज। अब क्या हुआ, पहले क्या था, सरकारी बाबू वाला कल्चर बहुत था कि भाई 91 से पहले सब डिपार्टमेंट सरकारी के, पर धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन किया गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइज किया, उसमें प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट की। जब लग रहा है कि भाई हमसे नहीं संभल रहा तो हमने प्राइवेटाइज कर दिया, बैंक्स को प्राइवेटाइज किया, नेशनलाइज किया, इस तरीके की चीज आई, प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हुई, ये सब चीजें हुई। रिड्यूस गवर्नमेंट मोनोपोली, अब गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म हो गई, पहले गवर्नमेंट ही अपना सब कुछ करता था कारभार। अब क्या हुआ, अदर प्लेयर्स भी आ गए मार्केट में, जो बिजनेस ऑनर्स थे या बिजनेसमैन से या एमएनसी सी, वो सब लोग भी आना स्टार्ट हो गए। ग्लोबलाइजेशन, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अब क्या है ग्लोबलाइजेशन, हमने सामने वाले अदर कंट्रीज को इनवाइट किया कि आके इन्वेस्ट, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, वी आर प्रमोटिंग यू, अब हमारे देश में आओ, आप कमाओ, हमें उसका कुछ हिस्सा दो, टैक्स दो, एंड देन दैट्स इट। अब ग्लोबलाइज होगा। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो आपको वहां से टेक्नोलॉजी भी मिलती है। यूएस की कंपनीज आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, बैंगलोर को। बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, आज ये सब सिलिकॉन वैली है अपने आप इंडिया में। ठीक है, अपने आप इतने सारे रोजगार जनरेट कर रही है, आउटसोर्स हो रहे हैं यहाँ के लोग, किस लिए, और टेक्नोलॉजी आज सीख गए। आज हम लोगों को पता है हमारी वर्थ क्या है, आज इंडियन इंजीनियर्स की क्या वैल्यू है या इंडियन साइंटिस्ट की क्या वैल्यू है। हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, वहां से हमने चीज सीखी और आज हम अच्छा कर रहे हैं। MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट was amended. Complies no longer required government permission to expand or merge, ending restrictions on business side. ठीक है, MRTP एक्ट में क्या हुआ, अब आपने अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड करना है, कितना मर्ज करना है, उससे कोई पंगा नहीं है, खुली छूट है। फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स, एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड इन रिफॉर्मिंग द बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो हुई, सबसे खतरनाक तो ये हुई थी बैंकिंग सेक्टर, कि भाई बैंकों को उन्हें बोला कि अब नेशनलाइज हो जाएंगे बैंक, जो नेशनलाइज बैंक्स हैं पीएसयू के हो जाएंगे। ठीक है, कुछ प्राइवेटाइज बैंक भी आएंगे, प्राइवेट बैंक्स का भी एंटर होगा मार्केट में, सब चीजें हुई। और सबको कहा, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि भाई ये प्राइवेट बैंक जरूर है, बट इनमें भी अगर कल को कुछ होता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, आरबीआई है जो बैंकों का बैंक है, वो इसको बैकहोल्ड करेगा। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ है, बूस्ट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा बहुत आया, ग्रेटर एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ी, ग्लोबल इंटीग्रेशन, हम समाज दुनिया के साथ जुड़े, हम उसके साथ। लिमिटेशन क्या थी, नेग्लेक्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। भाई देखो, सरकारी सेक्टर को आज पता है हमें, बीएसएनएल खत्म हो गया, एमटीएनएल खत्म हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि एयरटेल, जियो, वीआई ये सब मार्केट में आ गया, तो अब बीएसएनएल को चलाता नहीं है। अनइवन डेवलपमेंट, अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, अर्बन एरियाज तो बहुत अच्छे बढ़ गए। ठीक है, बाहर जो शहरी थे, शहरी लोग तो शहर तो बढ़ गए और बहुत बहुत आगे चले गए टेक्नोलॉजी के मामले में, इन्वेस्टमेंट क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स ने यही करी। बट जो गांव थे, टाउन्स थे, टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, इनका डेवलपमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो अनइवन रहा डेवलपमेंट। जॉबलेस ग्रोथ, अब देखो कहने की बात है, जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस लोग ज्यादा हो गए। पहले क्या था, पीएसयू थी तो वो थोड़ा सा क्या है, उदारवाद पे चलती थी, वहां पे सरकारी जॉब लग जाती थी। ठीक है, बंदा एक बार लग गया, पूरा जिंदगी सेट हो गया, और फिर सबको काम मिलता था, मतलब हर जगह की तरह काम थे। अब जॉबलेस कैसे बढ़ गई, भाई काम तो है, ठीक है, पर काम करने वाले के लिए काम है। अब आप सोचोगे कि मैं दिन भर में बस बैठा रहूं और काम मेरे को पैसा मिलता रहे, वो वाला सिस्टम तो अब खत्म हो गया, अब तो सरकारी में भी काम करना पड़ता है, ये हिसाब हो गया, तो वो वाली बात है। फिर है इंक्रीज इनइक्वालिटी, द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर विडेंड। अब सिंपल सी बात है भाई, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, सबको पता है। आज जिसके पास पैसा है वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सकता है, टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, बंदों को हायर करके या कुछ भी करके, पैसे से पैसा आता है, ये सबको पता है। वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल शॉक, ग्रेटर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी मेड इंडिया मोर ससेप्टेबल टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस एज सीन इन 2008 ग्लोबल रिसेशन। अब क्या हुआ, ग्लोबल शॉक, जो पहले इंडिया को शॉक नहीं करती थी चीजें, अब वो करेगी। अब अगर ग्लोबलाइजेशन है, हिट करेगी भाई। अगर अमेरिका फेस कर रहा है रिसेशन, तो यहाँ पे ले ऑफ अपने आप हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ किए, माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ तो किए, बट माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस तो बैंगलोर में भी है ना, वहां से भी तो बंदे ले ऑफ हो रहे हैं, तो इंडियंस भी ले ऑफ होंगे, तो क्या होगा, अब हमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का। तो कंक्लूजन और वही फिर मैं कहूंगा आगे, इंग्लिश आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एसेंस और उसका निचोड़ ही देता हूँ वीडियो का। अब करते हैं क्वेश्चन 6।
डिस्कस इन डिटेल द मेजर रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगेन इन अर्ली 1990s as part of the broader economic liberalization program initiated by the new economic policy of 1991। जो मैंने आपको बताया बैंक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ अंडर द व्हेन, जब इकोनॉमिक मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह थे और नरसिम्हा राव कमेटी थी शायद उस टाइम पे जिसने ये पास किया था। हाँ ये रहा नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट्स 1991 से 1998 तक। ठीक ही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, लग रहा है पिछले सेमेस्टर पढ़ा था ना यार, अभी थोड़ा फ्रेश नहीं है माइंड में। तो अब क्या हुआ था इसमें? प्रायर टू दिस इंडियन फाइनेंशियल वाज हेवीली रेगुलेटेड, डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लुएंसेस एंड लो प्रोडक्टिविटी। The Narasimha Committee reports 1991 and 1998 laid the foundation of the restructuring and modernization of the financial sector to make it more competitive, transparent and market driven। ठीक है, पहले तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या हुआ? Deregulation of interest rates। Interest rates were freed from government control। Banks were allowed to set their earned deposits and leading rates based on market conditions, increasing competition and efficiency। क्या हुआ? Deregulation of interest rates। अब क्या था? आरबीआई ने कहा कि भाई मेरा बेस सेट रहेगा, बाकी these banks are allowed to charge their spreads as per their needs। हम कोई इसमें अब इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, हर बैंक अपना इंटरेस्ट अपना स्प्रेड अलग वे में चार्ज कर सकता है मार्केट में अपने आप को टॉप लीडर दिखाने के लिए। ठीक है, वो रहा। फिर है रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी प्री इम्प्लीमेशन, एसएलआर और कैश रिजर्व रेशियो। द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर एंड कैश रिजर्व सीआरआर रिक्वायरमेंट्स वर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। अब एसएलआर और अपना सीआरआर को रिडक्शन की बात कर दी गई कि उतना उसके जरूरत नहीं है। दिस अलाउड बैंक्स टू लैंड मोर टू द प्राइवेट सेक्टर, बूस्टिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इससे क्या हुआ कि आपके पास अगर पैसा कम भी है तो आप भी आरबीआई से ज्यादा पैसा उठा सकते हो, ये वाली बात रही। तो ज्यादा पैसा उठाओगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा दे पाओगे लोगों को, वो चीजें रही। आपको अपना रिजर्व डिक्लेयर करने की उतनी जरूरत नहीं रही जितना पहले रहती थी। Prudential norms introduce norms related to income recognition, assets classification and provisioning, ensure transparency in the balance sheets and healthy banking practices। अब क्या है भाई, अब इन सरकार ने बोला कि भाई इस अमेंडमेंट में कि अगर आपने लेना है तो आपने हर साल अपनी एनुअल शीट, अपनी बैलेंस शीट अपने आप को डिक्लेयर करनी पड़ेगी बीइंग द बैंक। अगर आपको हमसे लोन चाहिए या अगर आप पीएसयू हो या आप एक लिमिटेड कंपनी हो जो शेयर में डील करती हो, तो आप अपने आप को लिस्ट करोगे, अपनी सारी प्लस कॉस्ट माइनस सब दिखाओगे कि कहाँ आपको लॉस हो रहा है, कहाँ आपको फायदा हो रहा है, हर क्वार्टर में क्या हो रहा है, हर क्वार्टर में क्या हो रहा है, आपको सब दिखाना है, डिक्लेयर करना है। अपनी असेट्स को, अपने फेस वैल्यू को सबको डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे मार्केट में। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसल 1 एंड बेसल 2 नॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट्स रेशियो CRAR। समझ रहे हो? अपना कैपिटल वेट रेशियो आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा। आप ये नहीं है कि उतना लैंड कर लो कि जिससे आपकी खुद बैंक बीइंग अ बैंक आप बैंक ही इंसॉल्वेंट हो जाओ, इतना भी नहीं लैंड करना है। आरबीआई इंश्योर करता है कि भाई आपके पास कितने रिजर्व है, आपके पास कितनी एफडीज है, आपके पास कितना पैसा है लोगों का, उसी हिसाब से हम आपको पैसा देंगे। समझ रहे हो? आप मार्केट में कितना पैसा ला रहे हो, आपके एनपीएस कितने हैं, आप कितना पैसा लोगों से वापसी भी ले पाते हो लैंड करने के बाद। एनपीएस बहुत जल्दी रेगुलेट होने लगे उसके बाद से कि अगर फ्रॉड हो रहे हैं तो फ्रॉड के बाद आप कर क्या रहे हो, रिकवरी कैसे हो रही है, ये सब चीजें हुई। एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। अब प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स आए, आईसीआईसीआई बैंक आपका, ठीक है, आईसीआई बैंक तो बहुत पुराना है, बट फॉरेन बैंक्स लाइक एसएमबीसी, ऐसे तुम्हें सिन्हान बैंक हो गया आपका, उरी बैंक हो गया, ये सारे फॉरेन बैंक ऑफ बहरेन, ये सब लोग फिर हमारे इंडिया में आके ओपन किए बीइंग अ फॉरेन बैंक। और प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक हो गया आपका, एक्सिस बैंक हो गया जो उस टाइम पे यूटीआई हुआ करता था, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब लोगों का भी एंट्री मार्केट पे हुआ। अब कैपिटल मार्केट रिफॉर्म कैसे हुई? ये तो बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म था, कैपिटल मार्केट कैसे बदली? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वाज स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1992 रेगुलेट एंड सुपरवाइज द स्टॉक मार्केट। सेबी 1992 में रजिस्टर्ड हुई, क्यों? ये देखने के लिए, याद रखना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है। इट ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस माल प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्टेड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ठीक है, सेबी की गठन हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, पहले पेपर ट्रेडिंग होती थी, आप जो शेयर अब मोबाइल पे खरीद पाते थे ना, पैसे नहीं होते थे पहले पेपर पे लिख के दे देते थे, ग्रांट कर देते थे मोहर लगा के टप्पे कि भैया इतने शेयर से कंपनी के ये होल्ड करते हैं। तो बहुत डीलिंग में ना बहुत दिक्कत होती थी, पहले पेपर ट्रेड होती थी, बहुत टाइम लग जाता था। अब तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है, अब तो घर बैठे आप
पैलेट सेट कर लेते हो, कितने पैसे पे लेना है, इतने पैसे पे बेचना है, समझ रहे हो, ये चीज होती है। डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, अब क्या हुआ, जो भी पेपर ट्रेड थी, जो भी पेपर शेयर्स थे, वो सबको डिमेटेरियलाइज करके कैसा करा, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में लेके आ गए। रिफॉर्म्स इन आईपीओ, सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस मेड बाय इजेड। अब आईपीओ को रिफॉर्म किया, आईपीओ को प्रोसेस को बहुत सिंपल किया गया, जो पहले बहुत हार्ड हुआ करती थी। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रिफॉर्म आया, वो भी पढ़ लेते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999। ठीक है, इरडा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्राइवेट कंपनीज एंड फॉरेन प्लेयर्स लाइक विद अ लिमिट ऑन एफडीआई वर अलाउड एंट्री, breaking the monopoly of LIC and GIC. Introduce greater choice of for consumers for better services. अब क्या था, पहले LIC ही मेजर था, इंश्योरेंस का नाम था तो LIC आता था। अब क्या है, आपको पता है हर कंपनी इंश्योरेंस दे रही है। आपका कराते हो ना मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कराते हो तो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते तो हो, अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराते तो हो। कितने प्लेयर्स हैं मार्केट में, पॉलिसी बाजार पे जाके देख लेना, बतेरे हैं। LIC तो है ही है, उसके अलावा अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो सब किसमें आए, इरडा के थ्रू आए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या हुआ, ट्रांजिशन फ्रॉम अ फिक्स टू अ मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा रिप्लेस्ड फेरा इन 1999, लिबरलाइजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो फेमा जब आया ना, फेमा ने क्या करा, फेरा को रिप्लेस किया। पहले क्या था, पहले रेगुलेशंस थी, ठीक है, अब इसको बहुत ही डाइल्यूट कर दिया गया। रेगुलेशन क्या होता है कि भाई आपको सब कुछ इंश्योर करना, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब फेमा में क्या हुआ कि भाई हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, गलत हो रहा है अगर हम पकड़ लेंगे तो हम दिक्कत कर देंगे, नहीं पकड़ पा रहे तो, समझ रहे हो, वो थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। पहले क्या था, पहले बहुत ही ज्यादा वाइड प्रैक्टिस होती थी, बिल्कुल क्रॉस चेक एकदम डिट्टो डिट्टो। उससे क्या था, फॉरेन प्लेयर्स आने में डरते थे यार उनका पेपर वर्क बहुत है, कौन करेगा इतना, छोड़ो हम कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे किसी और कंट्री में। तो इंडिया ने उसको क्या करा, थोड़ा लिबरल कर दिया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और आए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी का रेगुलेशंस क्या हुआ, RBI tightened norms for registration, capital adequacy and operations of NBFC to ensure the stability and prevent systematic risk. NBFC को और सिस्टमेटिक बनाया कि भाई लोगों का पैसा बचा रहे, उनके रेगुलेशंस भी बढ़ाए गए। बैंकिंग तो नॉर्म्स सारे करता ही RBI के पूरे, NBFC को भी कुछ नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन 7। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप यकीन मानो, सुबह 5:30 बजे उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। टाइम तो अभी खैर ज्यादा हो रहा है, पर इसको बनाने में भी टाइम लगता है, आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन आंसर बनाने में टाइम लगता है। अभी 8:30 बज रहे हैं आज, ठीक है, और सुबह 5:30 बजे से लगा पड़ा हूँ इस वीडियो बनाने में, तो टाइम बहुत लगता है दोस्तों, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आपको तो 1 घंटे में वीडियो दिख जाती है, बट इसके पीछे जो मेहनत लग रही है वो थोड़ा सोचा करो, लगा कर दो सब्सक्राइब, आपका तो क्या ही जाएगा, आपको तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। मेरे लिए वो चीज़ बहुत वैल्यू करती है, मुझे तो मोटिवेट होता है, मैं भी तो मोटिवेट होता हूँ ना, अगर आप लोग कुछ अच्छे कमेंट करते हो, कुछ सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, तो उस चीज़ के लिए। क्रिटिकली एनालाइज द मेजर चेंजेस इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओवर द पास्ट डिकेड्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस फॉर ऑफ मेजर चेंजेस इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओवर द पास्ट डिकेड्स। क्या हुआ, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 aimed to liberalize, privatize and globalize the Indian economy over the past decades 2015 to 2025. The policy has evolved with several reforms that reflect changing domestic and global market changes. These reforms aim to enhance economic growth, improve ease of doing business, boost foreign investments and foster digitization. However, their impact has been mixed, generating both opportunities and concern. देखो पहला क्या हुआ, मेक इन इंडिया जो आया, आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट लेड है, क्या हुआ उससे, one of the key development has been push self-reliance through Make in India and आत्मनिर्भर भारत। लोन्स MSME SME इसके लिए बहुत इजी हो गए, ठीक है। उससे क्या हुआ, लोगों ने अब और इन्वेस्टमेंट्स डालना स्टार्ट की, ठीक है, और अपने लघु उद्योग डल रहे हैं, गांव-गांव में अब सेटअप हो रहे हैं, उस चीज को लेके। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, ग्रोथ इन सेक्टर्स लाइक डिफेंस प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। क्रिटिसिज्म, लिमिटेड सोर्सेज, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वैल्यू, एडिशन टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। हमें पता है, हमें बोलते तो हैं कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करो, बट हमें पता है क्वालिटी क्या है मेक इन इंडिया की, थोड़ा सा मतलब बोलना नहीं चाहिए गड़बड़ तो यार, पर आप लोग भी लैक्मे की क्रीम लगाती हो, लड़कियां भी देखो लैक्मे का फाउंडेशन लगाती है, मामा अर्थ का नहीं लगा रही उतना, क्यों, पता है ना क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंसेस है यार। आज भी पतंजलि का तेल नहीं खा रहे हैं, आज भी हम तेल कौन सा खा रहे हैं, हमें फॉर्च्यून का खाने की आदत पड़ी हुई है,
या फिर बाहर का खा रहे हैं, जो ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, ऑरिगेनो, समझ रहे हो। कुछ चीजें हैं जो क्वालिटी जो देगा हम उसी का लेंगे ना। हम ब्लाइंडली सिर्फ स्वदेशी थोड़ी अपना लेंगे, हमें जो चीज अच्छी लगेगी, हम पैसा तो उतना ही पे कर रहे हैं ना भाई। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन 2017, जीएसटी का आना, जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इंटरनेट टैक्सेस विद यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। जीएसटी का आने से क्या हुआ भाई, बहुत चीजें बदल गई। पॉजिटिव, सिंप्लीफाइड कर दिया टैक्स को, इंप्रूव्ड कंप्लायंस एंड वाइडन द टैक्स बेस। क्रिटिसिज्म क्या हुई, इंप्लीमेंटेड चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस एंड डिलेड रिफंड्स फॉर बिजनेस अफेक्टेड स्मॉल ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स। जीएसटी बड़े बिजनेस के लिए तो काम आई, पर छोटे बिजनेस आज भी इसमें टेंशन है। उनको सीएस के पास जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है जो पहले उनको नहीं देनी पड़ती थी। डीमोनेटाइजेशन 2016, भाई याद आ गया, बाप रे बाप, इसका तो समझ में नहीं आया था मेरे को बिल्कुल ही। 500,000 रुपए कल रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए। अरे भाई सबको लाइन में लगा दिया था, हर बंदा एटीएम में बाहर खड़ा था। क्या था ये, पढ़ लेते हैं। दिस सडन विथड्रॉ ऑफ 500 and 1000 करेंसी नोट्स एम टू कर्ब ब्लैक मनी, करप्शन एंड प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। देखो डिजिटल पेमेंट्स तो करब आ गई मार्केट में उसकी वजह से, बट ब्लैक मनी के लिए हम अभी भी क्वेश्चन मार्क है, कहाँ गई वो पता नहीं। Increase in digital transaction and formalization of parts of the economy, major disruption to informal sectors like small business and rural livelihoods. The state goals to eliminate black money and fake currencies are only partially met. समझ में आ गई। ब्लैक मनी वाला जो था वो थोड़ा सा ही हुआ, और छोटे जो मीडियम लोग थे, मीडियम क्लास के लोग है ना, उनको बड़ा परेशान आया, वो तो बेचारे परेशान रह गए। और जो छोटे बंदे थे वो तो मतलब पूछो ही मत। होते थे यार दादी नानी 500 रुपए नोट छुपा छुपा के रख जाती थी घड़ों में, अब निकल रहे होंगे किसी किसी के खेतों में से, वो तो बेचारे रो रहे होंगे 500 का नोट बंद हो गया, 1000 का नोट बंद हो गया। लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई एंड प्राइवेटाइजेशन। FDI limits were raised in several sectors like defense, insurance and retail strategic. De-investments and privatization of PSUs like Air India were pursued. अब क्या हुआ, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स हुई, फॉरेन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई, और प्राइवेटाइजेशन हुआ बहुत सारी चीजों का। जैसे एयर इंडिया थी पहले गवर्नमेंट बैक थी, अब उसे टाटा ने ले लिया। टाटा ने ले लिया क्या कि भाई मैं अच्छे से ऑपरेट करूंगा। अब क्या हुआ, अट्रैक्टेड फॉरेन कैपिटल, इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिड्यूस्ड फिजिकल बर्डन। प्राइवेटाइजेशन फेसेस रेजिस्टेंस फॉर एम्प्लॉइज एंड यूनियंस। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है भाई, आपकी जो यूनियन है, जो वहां के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, उनको तो बुरा लगेगा ना, सरकारी जॉब प्राइवेट में हो गई कन्वर्ट, खराब लगता है ना भाई, वही चीज। पांचवा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म 2020 में। 3 फार्म लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। Aim to create a free market for farmers and reduce dependence on mandates. Criticism massive farmer protests led to their repeal. Critical point is to lack of constitution and fear of a corporate exploitation of farmers. Agriculture reforms नहीं आने दिया ना। Digital India and financial inclusions. Schemes like Digital India, Jan Dhan Yojana, UPI, regularized access to banking, payments and public services. हमको सबको पता है यूपीआई ने क्या कर दिया, आज कमाल ही कर दिया, खूब पैसे खर्च कर रहे हैं हम और बिना किसी टेंशन के। बूस्टेड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी इन वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजिटल पेनिट्रेशन। क्रिटिसिज्म, डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एंड लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया। देखो यूपीआई जो सही से यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है, पर कितने लोग इससे फ्रॉड भी हो रहे हैं कि आपको कार मिल गई है, लोग वहां पर पूरा नूह बैठ के, नूह में, बड़ौत में, बागपत में, ठीक है, यहाँ पे जमतारा में, सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं, आपको डेली कॉल करते हैं, कहते हैं सबका नंबर आएगा, वो सबको ही बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा फंस गए इन सब चीजों में। अब एक क्वेश्चन 8, देखो वीडियो खत्म होने वाला है, लंबा बन गया है तो सॉरी उसके लिए कि थोड़ा लेंथी हो गया, बट क्या करूं यार, मैं चाहता हूं कि जो एक वीडियो से आप समझो, वो एक वीडियो देख के कम से कम आप जो अटेम्प्ट कर पाओ तो एटलीस्ट 60% पेपर तो अटेम्प्ट कर पाओ, मेरा ये मानना रहता है एक वीडियो देखने के बाद। और होपफुली इन 8 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन फंसेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स आर क्रॉस। टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस देम। ट्रेड बैरियर्स क्या है? ट्रेड बैरियर्स आर गवर्नमेंट imposed restrictions that limit the free exchange of goods and services across borders. While some barriers are used to protect domestic industries, they can hinder international trade by increasing cost and reducing market access. These barriers can be tariff-based or non-tariff based, and their impact is often seen in global trade tension and negotiation. भाई ट्रेड बैरियर्स क्या होती है और इंटरनेशनल ट्रेड
ये आ सकता है, पता है क्यों? अभी ट्रेड बैरियर्स लगे यूएस के द्वारा, तो ये रिसेंट में है थोड़ा सा, तो माइट भी ये क्वेश्चन उठ के आएगा आप लोगों के पास, ठीक है? इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से देना। टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स अभी आप रिसेंट में यूएस ने टैरिफ लगाया, टैरिफ बैरियर्स, टैक्सेस imposed on imported goods to make them more expensive than locally produced goods. This helps protect domestic industries from foreign competition. Export tariffs less common but sometimes used to restrict the exports of essential goods to keep domestic price low. नॉन टैरिफ बेस्ड क्या होते हैं? कोटास लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. सब्सिडीज गवर्नमेंट फाइनेंशियल support to local industries making their goods cheaper than imported ones in the domestic markets. Import licensing requirement for special license to import certain goods often used in control the volume of the type of import. Standard and regulation used to restrict product standards like health, safety and environmental norms to restrict entry of foreign goods. Voluntary export VER agreements where exporting countries voluntarily limit the quantity of exports to a particular country. है ना, होता है कहीं कहीं भाई हम यहाँ पे नहीं देंगे ज्यादा सामान, हो सकता है मलेशिया रबड़ हमें डायरेक्ट बेचता है पर वो पाकिस्तान को डायरेक्ट नहीं बेचना चाह रहा, समझ रहे हो? तो क्या होगा, हमसे लेके पाकिस्तान खरीद लेगा हमसे अपने रेट पे, समझ रहे हो? इस तरीके की ट्रेड्स भी होती है कि वो डायरेक्ट उन दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो किसी और के थ्रू पास ऑन करके वो सामान ले लेते हैं कि जरूरत तो है सामान की। मलेशियन रबड़ की आज की डेट में बहुत डिमांड है, ठीक है? रबड़ हमारे केरला में भी होती है, कोट्टयम इज अ वेरी नॉन सिटी फॉर द रबर, नेचुरल रबर्स, बट क्या है ना आजकल टेम्परेचर का बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इंडियन रबर्स की उतनी डिमांड नहीं रही. ऑन द अदर हैंड मलेशियन रबर्स आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड. Currency manipulation, devaluation of a country's currency to make exports cheaper and imports more expensive. अब initiatives to reduce trade barriers कैसे कर सकते हैं हम? To promote free and fair international trade, many global, regional and national efforts have been made to reduce trade barriers. पहला है World Trade Organization WTO, established in 1994. The WTO aims to facilitate smooth and free global trade by providing a platform for trade negotiation and dispute resolution. ठीक है, क्या करता है भाई WTO? क्या है? फेयर प्रैक्टिस करता है, इंश्योर करता है कि कोई भी इंपोर्ट जो कर रहा है वो गलत तरीके से नहीं कर रहा है, कोई गलत ट्रेड तो नहीं हो रही है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTAs, countries enter bilateral or multilateral FTAs to eliminate or reduce tariffs and quotas. Examples like NAFTA, now USMCA, European Union, Asian Free Trade AFTA. India has signed FTAs with countries like Japan, South Korea and the UAE to enhance market access. हमारे इनके साथ फ्री ट्रेड है, समझ रहे हो, ताकि और अच्छे से मार्केट हमारा स्मूथ करे. रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, regional integration through like European Union, SAARC and Mercosur helps reduce trade barriers within member countries. These blocs promotes regional trade by eliminating customs duties and harmonizing standards. Trade facilitation measure TFA जिसे बोलते हैं, simplification of customs procedure, digital documentation and logistic improvement help reduce delays and costs. Trade Facilitation Agreement TFA under WTO supports developing countries in modernizing infrastructure. Domestic reform, many countries including India have reformed their trade policies by reducing import duties, removing licensing requirements and encouraging exports through incentives. ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो खत्म हो गया, फिर 1 घंटे का बन गया है, बट I would like to request you all that please like, share and subscribe my this YouTube channel. It will help me to make more such videos. और जल्दी ही MMPC 4 का भी वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? Till the time, watch this video, share this video. Bye. See you all.